वो एक फोटो आती है, एक दीवार है, इस पे खिड़की पे बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं पर्ची लेके, वो बिहार की है शायद। हाँ, वो भी बहुत रीसेंट है। वहाँ के 10th के 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे जो पोस्टिंग होती है IPS वगैरह, उसके भी काफी किस्से हैं। IAS ऑफिसर की वाइफ थी, उसका वर्षों तक रेप किया गया और उस IAS ऑफिसर ने हर जगह गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसी थी कि पूरा बिहार के अलग अलग फिefdom में बटा हुआ है। एक एरिया शहाबुद्दीन का है, एक एरिया पप्पू यादव का है, एक एरिया तस्लीमुद्दीन का है। IAS की वाइफ सेफ नहीं है, हाई कोर्ट का जज लिख रहा है, मिनिस्टर संसद में कह रहा है। तो 97 में रामविलास पासवान रेलवे मिनिस्टर थे, उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना पड़ा कि बिहार में इतनी ज्यादा ट्रेन रॉबरीज हो रही है कि हमें बिहार में ट्रेन का परिचालन बंद करना पड़ेगा। एक डेटा भी है कि 92 से 2000 के बीच में लगभग 32,000 किडनैपिंग तो पूरी प्रॉपर इंडस्ट्री थी। बहुत सारे इसमें ऐसे केसेस होते थे जो फाइनल किडनैपिंग के तार जुड़े वो सीएम हाउस से जुड़े। लालू जी ने मध्यस्थता करा के फिर बोला कि अच्छा इतने पैसे दे दो, तुम छोड़ दो। RJD की पोजीशन क्या है और ये तेज प्रताप जी वाला मैटर क्या है? लालू जी के दोनों बेटे इन स्कूल शिक्षा पूरी नहीं की। एक ने 9वीं कक्षा में एक फेल कर गया, एक शायद 11वीं में फेल कर गया। तेज प्रताप यादव जब एनवायरमेंट मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि घुड़सवारी करने का मौका मिला है, उससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। घोड़े पे चलना चाहिए लोगों को। इलेक्शन में एक एंट्री और नहीं हुई है प्रशांत किशोर जी की। जितने लोग इन्वॉल्व है साथ में, ऑल ऑफ देम आर पेड। BJP इज डूइंग गुड वर्क। बंगाल में रिजल्ट उतने अकॉर्डिंगली नहीं आ पाते। समझना मुश्किल नहीं है मोदी जी को सक्सीड कौन करेगा, अमित शाह जी या योगी जी? मुझे लगता है 15 साल में 32,000 किडनैपिंग। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये बिहार का वास्तविक डेटा है। वो बिहार जो बुद्ध की धरती है, वहां पे किडनैपिंग इंडस्ट्री कैसे बन गई? वो बिहार जहां पे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, शिक्षा का उच्चतम स्तर था, वहां की शिक्षा व्यवस्था बैंकरप्ट क्यों हो गई? समय था जब यहाँ पे स्टील प्लांट, रिफाइनरी और मशीनरी लगा करती थी, लेकिन आज वहीं के लोगों को रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी नीति थी जिसकी वजह से सब कुछ पलट गया? आखिर बिहार का विकास क्यों नहीं हो पाया? आखिर बिहार पिछड़ा राज्य क्यों रह गया? यहाँ लॉ ऑर्डर का इतना हाल खराब हो गया था कि पटना हाईकोर्ट का जज गवर्नर को लिख रहा है कि भैया मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम कराओ। रेल में लूट की घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि उस समय के रेल मंत्री जी ने कहा कि भैया बिहार में ट्रेन का संचालन बंद कर देंगे हम। बिहार में जाति ने, पॉलिटिक्स ने और आपसी मतभेदों ने कैसे बिहार को पीछे कर दिया। वहीं बिहार में वापस चुनाव आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन है, दूसरी तरफ लालू यादव और कांग्रेस का महागठबंधन है, और इसी दौरान एक तीसरी पार्टी जनसुराज की भी एंट्री हो गई है। तो अब की बार कौन बाजी मारेगा? ये बिहार की जमीनी हकीकत क्या है, बीजेपी की विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिस्टर मृत्युंजय शर्मा, जो कि बीजेपी के लीडर हैं और एक ऑथर है जिन्होंने बिहार पे एक बुक लिखी है। पहले जब बिहार में सही विकास हो रहा था, बिहार में क्या पॉलिसी आई, क्या जातिवादी आई, किस पार्टी ने बिहार को कैसे चेंज किया, क्या बिहार का बेस्ट फेज था, क्या बिहार का डार्क फेज था, और बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आपको बिहार के बारे में जानना है तो ये पॉडकास्ट आपको बिहार की शुरुआत से लेके पीक से लेके डाउन से लेके अब तक अंदर बाहर की सारी चीजें बताएगा। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। सो वेलकम मृत्युंजय जी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आपने पूरी बुक लिखी है बिहार पे, द ब्रोकन प्रॉमिस करके, जिसमें क्राइम, कास्ट, क्रिमिनल सब पे आपने डिटेल में बात की। मुझे एक बार बिहार पॉलिटिक्स की ब्रीफ हिस्ट्री पे अपन अगर बात कर सके, भाई इलेक्शन के बाद, भाई आजादी के बाद से बिहार पहले कैसा था? उसमें पहले जैसे अपन कहते हैं बिहार में भी इंडस्ट्री नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बहुत चीजें ठीक नहीं है, पहले कैसा था और चीजें कब बहुत ज्यादा बिगड़ी या क्या हुआ है? थोड़ा टाइमलाइन वाइज अगर अपन बात कर सके बिहार के उस पे। बिहार आजादी के बाद क्या हुआ कि जैसा देश के और सारे स्टेट्स में था, कांग्रेस ही सरकार में रही। बिहार में भी सारे स्टेट्स में बिहार की सरकार थी, केंद्र में बिहार की सरकार थी, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, और करीब करीब 1967 तक, 1967 वो फर्स्ट इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस देश में बहुत सारे राज्यों में बहुमत नहीं ला पाई। बिहार भी वो एक राज्य था। बिहार पहले भी ऐसा कोई बहुत सोशियो इकोनॉमिकली बहुत आगे नहीं था कहेंगे देश में, फिर भी ठीक है, वो मिडिल में आप बोल सकते हैं था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थे। एक फ्यूडल सोसाइटी रहा है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि जमीनें थी वो एक वर्ग के पास ज्यादा है, एक पूरा वर्ग है जिसके पास जमीनें थी ही नहीं।
इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं थी। शुरू में कोशिश की गई थोड़ा बिहार में इंडस्ट्रीज वाला एस्टैब्लिश करने की। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंतर्गत बहुत सारे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए गए गवर्नमेंट सपोर्ट से। जैसे आप देखेंगे बोकारो में एक स्टील प्लांट एस्टैब्लिश किया गया, बरौनी में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई, सिंदरी में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री डाली गई, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज डाले गए। लेकिन साथ ही साथ एक और इनफैक्ट पॉलिसी लाई गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही, जिसे कहा गया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। उसमें यह कहा गया कि देश में मिनरल्स कहीं भी निकाले जाएंगे लेकिन वो हर जगह सेम प्राइस पे अवेलेबल होंगे, और जो भी फ्रेट का कॉस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देगी। तो अगर कोयला आप झारखंड से भी निकाल रहे हैं तो झारखंड में जो प्राइस है तमिलनाडु में भी वही प्राइस रहेगा, अलग नहीं होगा वो। अब इससे क्या हुआ कि जो भी मिनरल बेयरिंग स्टेट्स थे जहां पे मिनरल है, आइडियली क्या होता है प्रिंसिपल कि जहां मिनरल होगा वहीं फैक्ट्रीज लग जाएंगी क्योंकि आसान है लगाना। अब जहां से आयरन ओर लग रहा है वहीं स्टील की फैक्ट्री लगेगी, तो वहीं गाड़ियों की फैक्ट्री भी लगनी चाहिए। लेकिन जब ये प्रिंसिपल आ गया कि सेम प्राइस पे उपलब्ध है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने प्रेफर किया फैक्ट्रीज को कोस्टल एरियाज में लगाना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन शिप्स और पोर्ट्स का अवेलेबिलिटी ज्यादा था। तो फैक्ट्रीज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में ज्यादा लगने लगी, और वहां पे सिर्फ आप मिनरल्स निकाल रहे थे, उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग कर रहे थे और इन स्टेट्स में भेज दे रहे थे। तो जो झारखंड वाला पार्ट है, पहले बिहारी था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन्होंने ये मिनरल सप्लायर स्टेट्स बन गए। राइट, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं लगी वहां की, और लगी भी तो प्राइमरी प्रोसेसिंग की लगी। जस्ट वन पॉलिसी के चक्कर में इतना चीजें हुई। मतलब उस समय ये पता नहीं रियलाइज हुआ नहीं हुआ। अगर वो नई पॉलिसी होती तो आई थिंक शायद बिहार ज्यादा डेवलप्ड एरिया होता। जो इंडस्ट्रीज होती उसको नेचुरली वहीं लगाना पड़ता, क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज वहां लगाने का होता, इधर लगाने से उसको बहुत नुकसान हो रहा होता। और ये पॉलिसी करीब करीब 93 तक चली। 93 में जाके इस पॉलिसी को स्क्रैप किया गया। तब तक ऑलरेडी नुकसान हो चुका था, क्योंकि तब तक ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब्स स्टैब्लिश हो चुके थे, और एक बार कोई एरिया इंडस्ट्रियल हब के तौर पे स्टैब्लिश हो जाता है तो नई इंडस्ट्रीज भी वहीं लगती है, क्योंकि वहां पे इतने सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं, इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है, तो कोई नई जगह पे फिर फैक्ट्री नहीं लगाएगा कभी भी। तो ये हुआ। अब 67 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। इसी समय 60s में आप देखेंगे क्या हो रहा था कि 60s में एक सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हो रही थी, समाजवाद का आंदोलन, और इसके आंदोलन यही था? नहीं, सो समाजवाद, आप इसको जैसे कैपिटलिज्म इज वन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म में, और उसके प्रणेता बोल सकते हैं राम मनोहर लोहिया, राइट, उनका समाजवाद, समाजवाद का एक तरह से आंदोलन खास करके हिंदी पट्टी में बहुत ज्यादा रूप ले रहा था। और जो ओबीसी जातियां थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, उनका एक तरह से असर्शन बढ़ रहा था, और इस प्रकार के नारे आ रहे थे कि पिछड़े पाए 100 में 60, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस प्रकार के नारे आने लगे। पॉलिटिकल हिस्सेदारी के लिए उन्होंने एक प्रकार से वो मूवमेंट चलाना शुरू किया। 67 में गवर्नमेंट आती है पहली बार, बिहार में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, लेकिन उसके साथ ही क्या होता है कि बहुत इंस्टेबिलिटी आती है। 67 से आप देखेंगे इमरजेंसी तक, 75 तक, 77 तक लगातार चीफ मिनिस्टर्स बदलते रहे, हर 6 महीने साल भर में चीफ मिनिस्टर्स बदलते रहे, बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट्स थी। और उसी समय क्या हुआ कि 67 के बाद आप देखेंगे फिर 71 में युद्ध होता है। 74 में क्या होता है कि एक प्रकार से पूरे देश में थोड़ा अनरेस्ट चल रहा होता है, बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं, महंगाई बहुत होती है, करप्शन को लेके। गुजरात में एक आंदोलन शुरू हो जाता है, गुजरात में एलडी कॉलेज में, बहुत छोटे से मुद्दे पे, वो मेस की फीस बढ़ाई गई थी, वो कुछ शायद 20-30 पैसे, उस पर एक आंदोलन शुरू होता है, और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। नवनिर्माण आंदोलन उसका नाम रहता है, और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री होते हैं चिमन भाई पटेल, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और साथ ही साथ वो मूवमेंट का एक ऑफशूट बिहार में शुरू होता है, बिहार मूवमेंट। तो बिहार में भी जो पटना यूनिवर्सिटी होती है, वहां पे स्टूडेंट्स अपना बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और जेपी के पास जाते हैं, जयप्रकाश नारायण के पास, कि आप हमें लीड कीजिए इसे। जयप्रकाश नारायण फिर उसको लीड करना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे आंदोलन बड़ा होने लगता है। और इन सब के बीच क्या होता है, एक केस चल रहा होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के विरुद्ध, कि उन्होंने जो इलेक्शन जीता था, मतलब गवर्नमेंट मीन्स का उपयोग किया गया था, तो एक प्रकार से वो काउंटरमैंड किया जाना चाहिए। तो उसका आउटकम आना था, तो उसका आउटकम आता है, और जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था उसे नल एंड वॉइड क्रिएट कर बोल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे आरोप थे, लेकिन जो एक आरोप प्रूव हो पाया था कोर्ट में, वो ये था कि उन्होंने
स्टेज लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सहयोग लिया था। तो वो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये प्रूव हो चुका था और आरोप बहुत सारे थे। तो इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि फायरिंग अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ ट्रैफिक टिकट, राइट। तो इंदिरा गांधी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में मूव करके उस स्टे मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ दिनों का वक्त दिया, 2 हफ्ते का, और कहा कि आप अपना उत्तराधिकारी चुन लीजिए, आपका इलेक्शन नल एंड वॉइड। तो फिर सबको पता है इंदिरा गांधी नेक्स्ट डे इमरजेंसी लगा देती है, सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है, 75 में इमरजेंसी लगती है, फिर 2 साल 18 महीने, ऑल ऑफ अस नो व्हाट हैपेंड। बिहार वन ऑफ द एपिसेंटर्स रहता है पूरे एंटी इमरजेंसी मूवमेंट का। जितने भी आप मेजर नेता देखेंगे आप उस समय के, वो सब इमरजेंसी से ही निकल कर आए हैं। चाहे आप लालू प्रसाद यादव देख ले, नीतीश कुमार देख ले, रामविलास पासवान देख ले, मुलायम सिंह यादव देख ले, जितने इस प्रकार के नेताओं के आप नाम देखेंगे, वो पूरी एक नई पीढ़ी निकल के आई उससे। 77 में फिर इमरजेंसी हटता है, इलेक्शंस होते हैं, पूरे देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। बिहार में भी जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगेन अ कोलिशन गवर्नमेंट। कर्पूरी ठाकुर सीएम बनते हैं, ईबीसी कास्ट से आते हैं, नाई जाति जो बोलते हैं उससे आते हैं। 77 से 80 फिर होता क्या है कि लेकिन केंद्र में भी जो सरकार होती है वो अनस्टेबल रहती है। बिहार में भी अनस्टेबल रहती है। केंद्र में भी पहले मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री, फिर उनकी सरकार गिर जाती है। बिहार में भी सरकार गिर जाती है, फिर दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं। तो 80 में क्या होता है, 80 तक 3 वर्षों में, कि पूरे देश में करीब करीब एक प्रकार से डिसइल्यूजन हो जाता है कि यार ये लोग सरकार चला नहीं पा रहे हैं, राइट। कोलिशन के अंदर बहुत सारे मतभेद थे कि जैसे अब उसी कोलिशन में लेफ्ट पार्टियां भी थी, उसी में जनसंघ भी थी, राइट भी लेफ्ट भी, राइट। तो इनफैक्ट वो कोलिशन टूटा ही इस वजह से क्योंकि जो लेफ्ट के लोग थे उन्होंने कहना शुरू किया कि जो जनसंघ के लोग हैं वो या तो जनसंघ के मेंबर रहे या आरएसएस के मेंबर रहे, या तो मिनिस्टर्स रहे हमारी सरकार में, आरएसएस के मेंबर रहे। वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम संघ को नहीं छोड़ेंगे, हम रिजाइन कर देंगे मिनिस्ट्री से। उन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया, सरकारें गिरी। 80 में फिर जब चुनाव हुए तो पूरे देश में वही इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि सरकार ऐसी चुनिए जो काम करे, राइट। और फिर से कांग्रेस सरकार में वापस आ गई, केंद्र में भी आई और बिहार में भी आई। बिहार में अगले 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस का एक कल्चर आप बोल सकते हैं क्या था कि जो नेता केंद्र को पसंद आते थे, केंद्रीय नेतृत्व को, वही मुख्यमंत्री रहते थे, वही मिनिस्टर रहते थे। तो 10 साल सरकार रहने के बावजूद उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री बदले वहां पे बिहार में। मतलब सबसे पहले जैसे जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने, अब उन्होंने एक बार बात उठा दी कि हमें जो रॉयल्टी मिलना चाहिए हमारे मिनरल्स का उतना नहीं मिल पा रहा है, तो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया तो हट गए वो। तो इसी प्रकार से 5 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए 90 तक। 89 में क्या हुआ, 89 और उसके पहले आपको ध्यान होगा कि जब वीपी सिंह सरकार से अलग हुए, उन्होंने पूरे बोफोर्स स्कैंडल पे एक तरह से मूवमेंट शुरू किया राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ। 89 में इलेक्शंस होते हैं और केंद्र में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और बिहार में पहली बार जनता दल की सरकार बनती है 90 में। जनता दल में बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, लेकिन उन दावेदारों को सबको पछाड़ते हुए एक तरह से आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार उनका बहुत सहयोग करते हैं उसमें, और लालू प्रसाद का मुख्यमंत्री बनना एक प्रकार से बहुत मेजर चेंज था क्योंकि वो ऐसे कोई बहुत पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते थे, एक ओबीसी कास्ट से आते थे। उसके पहले आप देखेंगे जो कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार थी तो जो 5 मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए थे सभी अगड़ी जातियों से थे। तो एक तरह से वो लगा कि अब जो सत्ता आ गई है वो पिछड़ों के हाथ में आ गई है, जनता दल के हाथ में आ गई है, समाजवादियों के हाथ में आ गई है, राइट। तो वहां से शुरुआत होती है लालू प्रसाद जी के शासन की। फिर मंडल कमीशन लागू होता है, वहां भी बिहार एपिसेंटर रहता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट और सबसे ज्यादा जो हंगामा हुआ बिहार में ही हुआ। 1991 में फिर उसी के आसपास 90-91 में राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है। आडवाणी जी रथ लेके निकलते हैं अपना सोमनाथ से और पूरे देश का भ्रमण करते हुए जब बिहार पहुंचते हैं, समस्तीपुर पहुंचते हैं, तो उनको अरेस्ट किया जाता है लालू यादव के द्वारा। तो वो भी एपिसेंटर बिहार ही हो जाता है उसका, और लालू यादव उसका बहुत बड़ा श्रेय लेते हैं कि हमने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया, हमने उनका रथ रोक दिया, अयोध्या का रथ रोक दिया। तो एक तरह से वो अल्पसंख्यकों के मसीहा बन के निकल आते हैं कि अल्पसंख्यकों के मसीहा है। 92 में फिर बाबरी मस्जिद ढाही जाती है जो विवादित ढांचा था,
और एक प्रकार से वो थोड़ा पोलराइजेशन ऐसा हो जाता है कि बिहार में तब तक एस्टैब्लिश हो जाते हैं लालू की अपनी जाति तो उनकी थी ही, यादवों की उनकी अच्छी संख्या है करीब 14% की, और मुसलमानों की भी, तो दोनों का वो विश्वास तब तक जीत लेते हैं और एक तरह से एस्टैब्लिश हो जाते हैं उनके हीरो के तौर पे। और क्या है कि अगर आप 14% यादव्स पकड़ लीजिए और 16-17% मुस्लिम्स पकड़ लीजिए, तो 30-31% तो आपके एकदम मुट्ठी में है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो करीब करीब अपने सरकार पे अपना सिक्का जमा लिया, सिक्का जमा लिया है कि अब आप ही की सरकार रहने वाली है। शुरुआत में क्या होता है, जब लालू आते हैं तो एक प्रकार से बहुत सबके मन में आस जगती है कि ये, और मैंने बुक में इनफैक्ट कोट किया है कि उनके भाषण जैसे रहते हैं कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई अत्याचार नहीं होगा, अब कोई जुल्म नहीं होगा, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। इस प्रकार के भाषण होते हैं। शुरू में वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स कुछ कुछ लेते हैं। तो जैसे कहीं सड़क पे चल रहे हैं गाड़ियों से, वहीं कहीं रुक गए पेड़ के नीचे, वहीं पे उन्होंने अपना बैठकी लगा दी और सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। पटना में किसी चौराहे पे खड़े हो गए डंडा लेके और ट्रैफिक ठीक करने लगे, है ना। तो कोई दलित बस्ती में चले गए पानी का टैंकर लेके और बच्चों को नहला दिया और सबको कंघी दे दी और सबको ये कर दिया। तो एक प्रकार से लगा कि वैसा नेता है जो लोगों के दर्द को समझता है, लोगों का जो प्रॉब्लम्स उसको देखा है इसने और ठीक कर सकता है। लेकिन 1-2 वर्षों के अंदर फिर धीरे धीरे क्या दिखने लगा कि और शायद उनको भी ये रियलाइज हुआ कि ये जो विकास का और अच्छे काम का रास्ता है, ये बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत पेशेंस का काम है ये शायद, मतलब और दूसरी तरफ जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो बड़ा आसान है। उनको ये दिखने लगा कि एक अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर आप कंसोलिडेट कर पाए अपने वोट बैंक को किसी प्रकार से, कि वो किसी भी हाल में आपके साथ रहे, तो जीतना सुनिश्चित हो जाता है। तो उन्होंने इसके लिए बहुत, मैं कहूंगा, चालाकी से यूज किया। जो एक कास्ट डिवाइड ऑलरेडी था बिहार में, उसको उन्होंने अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया और उन्होंने एक फ्रेज दिया, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल मतलब 4 जो अगड़ी जातियां हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण्स और लालास, तो भूरा बाल साफ करो, इन्हें हटाओ। और एक प्रकार से वो उन्होंने, एक होता है वो युद्ध घोष कर दिया कि अब हमारी बारी आ गई है। उनके साथ बहुत सारे ऐसे नेता थे जो शुरुआत में उनके साथ थे समाजवाद के प्रिंसिपल्स के कारण, वो अलग हो गए। नीतीश कुमार सबसे पहले थे उसमें, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब उनसे अलग हो गए। उन्होंने एक लेटर लिखा, उनको बहुत फेमस है वो लेटर, मैंने कोट भी किया है। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें जो लगता था कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो बदलाव आने चाहिए, वो बदलाव सारे झूठे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के लिए, अपने घर परिवार के लिए जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। वो लोग अलग हट के फिर एक नई पार्टी बनाते हैं, समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। वहां से फिर वो अलग हो जाते हैं फिर लेकिन क्या है कि ये जो 90 से 97 में फिर वो चारा घोटाले में अरेस्ट होते हैं और जेल जाते हैं, और जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और उनकी पत्नी फिर अगले 8 सालों तक मुख्यमंत्री रहती है। अब ये जो 90 से 2005 का एरा है, एक बहुत ही डार्क फेज बोल सकते हैं पूरे बिहार के लिए, हर सेंस में। ऐसी ऐसी चीजें बिहार में हुई जो अकल्पनीय है, सोची नहीं जा सकती। न सिर्फ इकोनॉमी में तो आप देख लेंगे तो आप सोचिए 91 में हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ और पूरा देश एक तरह से ग्रोथ की पाथ पर आया, और इसी फेज में 15 सालों में बिहार सिर्फ 1% से ग्रो कर रहा था। जब दूसरे स्टेट्स आप सोचिए 10-10% और कितने से ग्रो कर रहे हो, बिहार 1% से 15 सालों तक ग्रो करता रहा। शिक्षा की हालत, स्वास्थ्य की हालत, वो तो छोड़ ही दीजिए आप। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसी थी कि पूरा बिहार, मैंने एक चैप्टर लिखा है बाल्कनाइजेशन ऑफ बिहार, वो ऐसा लगता था कि अलग अलग वो फिefdom में बटा हुआ है, जिसको एक एक बाहुबली चलाते थे। तो एक एरिया शहाबुद्दीन का है, एक एरिया पप्पू यादव का है, एक एरिया तस्लीमुद्दीन का है, सबके अपने अपने एरिया होते थे। पुलिस और इन तरह की कोई चीजें नहीं होती थी, और ऐसे ऐसे क्राइम्स हुए, क्राइम्स के इंडस्ट्रीज बन गए। किडनैपिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई वहां पे। वो अपहरण मूवी जिस पे जब एक डेटा भी है कि 92 से 2000 के बीच में लगभग 32,000 अपहरण हुए। तो किडनैपिंग तो पूरी प्रॉपर इंडस्ट्री थी, उसके पूरे आप बोल सकते हैं उसका प्रोसेस था कि कौन किडनैप करेगा, कौन आइडेंटिफाई करेगा, गाड़ी कौन देगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कौन पैसे लेगा, पूरी। और बहुत सारे इसमें ऐसे केसेस होते थे और बहुत क्रेडिबल सोर्सेज, मैंने बुक में कोट भी किया है, जहां पे जो फाइनल किडनैपिंग के तार जुड़े वो सीएम हाउस से जुड़े, और फाइनल लालू जी ने मध्यस्थता करा के फिर बोला कि अच्छा इतने पैसे दे दो, तुम छोड़ दो।
और बहुत रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड लोगों ने इन चीजों को पब्लिकली कोट किया है। किडनैपिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, पेपर लीक अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई। कैट का पेपर पहली बार बिहार में लीक हुआ 2002 में, इतना हंगामा हुआ कि कैट का पेपर कैसे लीक हो सकता है। वो एक फोटो आती है, जैसे एक दीवार है, इस पे खिड़की पे बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं पर्ची लेके, वो बिहार की है। हाँ, वो भी बहुत रिसेंट है। तो अब सोचिए, हाँ, अब वहां के एग्जाम सिस्टम पे कैसे कोई भरोसा करेगा? तो वहां के 10th के 12th के मार्क्स पे की कोई वैल्यू नहीं है। आप इनफैक्ट ट्रेन रॉबरीज, रोड रॉबरीज, ये सारे इंडस्ट्रीज बन गए थे। इनफैक्ट 97 में रामविलास पासवान रेलवे मिनिस्टर थे और बिहार से ही आते थे। उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना पड़ा कि बिहार में इतनी ज्यादा ट्रेन रॉबरीज हो रही है कि हमें बिहार में ट्रेन का परिचालन बंद करना पड़ेगा, मैं नहीं चला सकता बिहार में ट्रेन। राइट, इस प्रकार की हालत थी। डे लाइट क्राइम्स आप बोल सकते हैं पटना में ऐसी थी। और लालू जी के परिवार के द्वारा ऐसी क्राइम्स की गई, चाहे उनकी बेटी की शादी की, जो पूरे कुल मिला के पूरा राज्य शामिल था शादी में। लूट लिया, सोफे तुम्हारी दुकान से सोफे लाओ, तुम्हारी दुकान से गाड़ी लाओ, तो लूट लिया। उनके साले साहबों के कारनामे इतने फेमस हैं, रेप से लेके हत्या से लेके हर प्रकार के। तो वो ऐसा एक फेज था जो लोगों ने पलायन करना शुरू किया। कोई भी जो वहां थोड़ा सा भी कहीं और जा सकता था वहां से उठ के चला गया। और मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं बुक आने के बाद कि हमारा परिवार वहां पे रहता था, फिर हम लोग दिल्ली आ गए, फिर हम लोग यहाँ आ गए, फिर हमें पापा ने पढ़ने के लिए वहां भेज दिया। तो हर व्यक्ति जो वहां से जा सकता था वहां से निकल गया, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रुका। समृद्ध व्यक्ति ये निकला होगा, समृद्ध, या अगर किसी को काम कर सकता है तो निकल गया। कोई भी मौका किसी को भी मिला अगर वहां से निकलने का, खास करके प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस प्रकार के जो भी लोग थे सब वहां से निकल गए। बच्चों को पढ़ने के लिए लोगों ने बाहर भेज दिया, क्योंकि था कि अगर यहाँ स्कूल जाओगे तो किडनैप होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। आप देखेंगे 1991 में जितना पलायन था बिहार से, 2001 में उससे 3 गुना हो गया पलायन। पलायन तो पहले भी था क्योंकि गरीबी थी, लेकिन 3 गुना हो गया। और जो व्यक्ति मतलब कुछ रह के बना सकता है वही जा रहा है, तो फिर बनाएगा कौन? वाली बात। भाई डॉक्टर्स वहां पे रहेंगे तो शिक्षा स्तर सुधरेगी, टीचर रहेंगे तो वो, अब टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर सब कह रहे हैं दूर जाना है। इनफैक्ट वहां पे जो पोस्टिंग होती है आईपीएस वगैरह, उसके भी काफी किस्से हैं कि आईपीएस खुद ही घर का क्राइम नहीं रोक पा रहे, ऐसा चीज है। सेफ ही नहीं थे ना। इनफैक्ट एक हाईकोर्ट के जज को एक बार लिखना पड़ा था गवर्नर को कि मेरी सेफ्टी के लिए कुछ करिए। जब हाईकोर्ट का जज ही सेफ नहीं है, राइट। जो चंपा विश्वास रेप केस अगर आप पढ़ेंगे, आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी, उसका वर्षों तक रेप किया गया। एक आरजेडी नेता हेमलता यादव के बेटे, उनका नाम मृत्युंजय यादव था, और अब राजद का नेता है वो। वर्षों तक रेप हुआ उस महिला का, और उस आईएएस ऑफिसर ने हर जगह गुहार लगाई, गवर्नर से लेकर हर जगह गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ। आईएएस की वाइफ सेफ नहीं है, हाईकोर्ट का जज लिख रहा है, मिनिस्टर संसद में कह रहा है, तो फिर वो था। लेकिन सर अब एक चीज है, जैसे अगर ये जो आपने उसमें वर्ड भी जंगल राज वर्ड यूज किया, तो जब पता है 5 साल में यार ये तो गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, देन अगले 5 साल में रिपीट क्यों हो रहे हैं वो? वही मैं बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब क्या हो रहा है, सो फॉर एग्जाम्पल, हम जब डेटा की ऐसे बात कर रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी नहीं आई, लेकिन क्या है ना, कई बार वो बायस में मुझे लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, राज्य का जो हो रहा है तो मेरी जाति का ना, तो मैं सीना चौड़ा करके ये घूम रहा हूं कि मेरी जाति का नेता है, बाकी चीजों से मुझे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, आप देख लीजिए कि अगर कोई ये भी कहे कि उनकी खुद की जाति को बहुत फायदा हुआ हो उनके सत्ता में रहने से, तब भी मान लेते हैं। लेकिन आप जब उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखिएगा जो उस समय थी, अभी जस्ट बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है, अभी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में वो पीछे ही है। तो अगर 15 सालों तक वो सत्ता में रहे और सिर्फ ये भी मान ले कि उन्हीं की जाति की अगर को फायदा हुआ, तब तो कम से कम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनको ऊपर आना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो फिर किसको फायदा हुआ? तो फायदा हुआ बहुत एक सिलेक्ट ग्रुप को, उनके आसपास जो 50, 100, 200, 500 लोग होंगे, हो सकता है उन्हीं की जाति के होंगे, उनको फायदा हुआ, मैं मानता हूं एकदम। लेकिन जो और लाखों लोग उनकी जाति के हैं, उनका क्या हुआ? उनकी सोशियो इकोनॉमिक हालत तो वही रहेगी, लेकिन उनको क्या एक शिगुफा दिया गया कि अब तुम्हारी जाति का राज है। अब वो इसी चीज का नारा लगा रहे हैं कि हमारी जाति का राज है, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा है कि उनको कल भी खाने को रोटी नहीं मिल रही थी, आज भी नहीं मिल रही है। राज तो अपना ही है। एग्जैक्टली, राज तो अपना ही है। तो साइकोलॉजी चेंज हो गई बाकी, कि अब तुम्हारे उसमें नहीं रहेंगे। अंत होता है, लेकिन आप देखिए, अब जब फिर लोगों को दिखने लगा ये कि 15 साल तक कितने दिन आदमी भूखा रहेगा और कितने दिन ये झूठा सम्मान में रहेगा। 15 साल के बाद 2005 में जब हार हुई तो इतनी बुरी हार हुई, लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, मतलब इस व्यक्ति ने, अब उस व्यक्ति से जब लोग सड़क मांगते थे, और ये रिकॉर्डेड है ये सब इंसिडेंट्स, लालू जी जब सड़क की मांग की जाती थी तो लालू जी बोलते थे कि सड़क क्यों चाहिए तुम्हें? सड़क पर तो गाड़ियां अगड़ी जाती कि लोग चलाएंगे,
तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम मत लो सड़क। सड़क मत लो, पानी, शिक्षा छोड़ो ना, क्या करोगे लेके? शिक्षा करोगे, बड़ी गड़ी जाति के लोग आ जाएंगे। सर अभी 2005 के बाद से राजद नहीं है दोबारा शायद सत्ता में। बीच में 2 बार छोटे छोटे टर्म्स की लाई नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के कोलिशन में आई थी, जी। जैसे इंडिपेंडेंट नहीं है अभी। जी। तो अभी जैसे 2025 चल रहा है, 20 साल हो गए अभी, अब थोड़ी स्थिति बेटर हुई है या तो फंडामेंटल प्रॉब्लम थी इतनी थी कि चीजें नहीं सुधरी, अब बेटर है थोड़ा? बहुत चीजों में बेटर हुई, बहुत चीजों में भी बेटर होने की जरूरत है। सो फॉर क्राइम वाले इस बात पे काफी बेटर है। हाँ, जैसे क्राइम्स अभी भी हैं, ऑलमोस्ट रहेंगी, लेकिन अब क्या है, जैसे दूसरे स्टेट्स में भी क्राइम्स है, वहां भी क्राइम्स है। हाँ, राइट, उतना नहीं है। करेक्ट। तो वो जो दूसरे स्टेट से आप कंपेयर कर सकते हैं, उस समय था कि दूसरे स्टेट सबको बहुत पीछे छोड़ दो, एकदम ही हम अलग है सबसे। तो वो क्राइम्स नहीं है आज। कम से कम फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई क्राइम होगा तो कोई पुलिस स्टेशन जा सकता है, एफआईआर लिखी जा सकती है, वहां पे क्रिमिनल्स पकड़े जा सकते हैं। जो उस समय ऐसी कंडीशन थी जहां मतलब आप किसी को रिजॉर्ट ही नहीं कर सकते हैं, कुछ आपके साथ हो भी गया तो, वो वाला कंडीशन अब नहीं है। बहुत सारी चीजों में जैसे जैसे कास्ट मैसेकर्स जो हुए 90 के दशक में, जिसमें गांव के गांव को साफ कर दिया गया, एक बार में 30, 40, 50 लोगों की रात में हत्या कर दी जाती थी जातीय संघर्ष में। ऐसे करीब करीब 60 कास्ट मैसेकर्स हुए 90 के दशक में। अब वो सब नहीं हो सकता और सोचा भी नहीं जा सकता इनफैक्ट, राइट। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग अब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, अभी भी होते होंगे बिल्कुल घटना है जी। ट्रेन रॉबरीज, रोड रॉबरीज अब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। पेपर लीक का ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। तो जो प्रॉब्लम क्या है, क्राइम्स का होना और उसका ऑर्गेनाइज होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। छिटपुट क्राइम्स तो हमेशा रहेंगे जब तक लोग रहेंगे। स्टेट का सपोर्ट आ गया, काइंड ऑफ स्टेट का सपोर्ट आ गया, मशीनरी का सपोर्ट आ गया, पूरा उसका चेन बंधा हुआ है, सबको उसके पैसे मिल रहे हैं, उसको इम्यूनिटी है, वो नहीं है। तो अभी जैसे इकोनॉमिकली थोड़ा बेटर हो रहा है कुछ, तो इंडस्ट्री तो अभी भी कमी आ रही है, नहीं आ रही है उतनी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ। सो 2005 से आप पहले देखेंगे, रोड्स नॉन एग्जिस्टेंट थे पूरे बिहार में, बिजली नॉन एग्जिस्टेंट थी, बहुत छोटे पॉकेट्स में थी, शहरों तक आप मान लीजिए, थोड़े बहुत कहीं गांव में। अभी आप देख लीजिए बिहार में सड़कों की हालत, बिजली की हालत बहुत अच्छी, कंपेरेबल टू एनी अदर स्टेट इन द कंट्री। गांव में बिजली यू विल हैव लाइक ऑलमोस्ट नॉन इंटरप्टेड सप्लाई, 1 आध घंटे इधर उधर गई तो गई। सड़कों की हालत वंडरफुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। कोई भी जो बिहार जाता है वो बोलता है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना सुंदर काम हुआ है। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम है अभी भी इंडस्ट्रीज पे, जॉब्स पे। सोशल पॉलिसीज कुछ कुछ बहुत अच्छी है। जैसे हम लोग उस समय जब रिजर्वेशंस की बात कर रहे थे और कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे, बिहार वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट इट। तो बिहार ने, नीतीश जी ने अपने पहले टर्म में 2006-07 में इनफैक्ट ओबीसी के अंदर 2 पार्ट्स किया, ओबीसी और ईबीसी, और दोनों के लिए अलग अलग कोटा निर्धारित किया, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। वो एक बहुत अच्छी सोशल पॉलिसीज थी। उन्होंने पंचायत में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया पंचायत की सारी सीटों में, वो बहुत अच्छी पॉलिसी थी। जो मैंने एक वो बताई, बच्चियों के लिए स्कूल जाने वाली साइकिल देने वाली योजना, ऐसी बहुत सारी बहुत अच्छी सोशल पॉलिसीज आई, जिसका बहुत एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हुआ और बहुत बदलाव ग्राउंड पे दिखा है। प्रॉब्लम है अब इंडस्ट्रीज में और जॉब्स में। इंडस्ट्रीज के लिए देखिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग टर्म मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि सरकार आपके साथ है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है, बेसिक कम्युनिटीज आपको मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी लॉ एंड ऑर्डर की। उसके लिए प्लस जो इकोसिस्टम की बात होती है, इकोसिस्टम नहीं है तो स्टेट सपोर्ट कुछ चाहिए होगा इंडस्ट्रीज को, वो मुझे लगता है अभी तक मिसिंग है। अब जब तक वो नहीं होगा तब तक जॉब्स नहीं आएंगी। जॉब्स नहीं आएंगी तो क्या है, एक तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जहां डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है कि वो 1 एकड़ खेत है, उसमें चाहिए 4 लोग और उस पर लगे हुए 25 लोग। उनको लग रहा है हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ कर नहीं रहे। जिनको भी थोड़ा बहुत कुछ करना होता है उनको स्टेट के बाहर जाना पड़ता है। तो आप देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आप देखेंगे 10-10 हजार, 12 हजार की गार्ड की छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं ये लोग, उसी में से 5,000 में गुजारा कर रहे हैं, 5,000 घर भेज रहे हैं। पलायन अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गांव के गांव ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको महिलाएं, बच्चे, बूढ़े दिखेंगे, जवान लोग पूरे गांव में आपको नहीं दिखेंगे। तो है अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है। इंफ्रा पे ने बात की, लेकिन एक जो चीज हाईलाइट रहती पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कि पुल गिर गया, पुल गिर गया, तो ये न्यूज बार बार क्यों आती है, पुल गिर गया, पुल गिर गया? सो अगेन मुझे लगता है इनफैक्ट कल या परसों ही मैं पढ़ रहा था एक न्यूज कहीं की, तमिलनाडु की या केरल की, वहां पे एक पुल गिरने की, राइट, एंड समबडी हैड रिटन कि इसके बारे में भी कुछ लिख दो। वन ऑफ इंसिडेंट्स, जहां तक मुझे याद है 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। 2 ऐसे इंसिडेंट्स से आप पूरी सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। सिर्फ आप पुलों की ही अगर बात करेंगे,
and there's a organization in Bihar called Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited. इनफैक्ट बुक में मैंने उस पर पूरा एक सेक्शन लिखा है कि किस प्रकार से उसने हेल्प करा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वो एक ऐसी सिक यूनिट हुआ करती थी सरकार की जिसका कोई लेना देना नहीं था, और उसने आज अब सिर्फ पटना चले जाएंगे तो आपको कम से कम नहीं तो मुझे लगता 50 फ्लाईओवर से कम नहीं मिलेंगे पूरे पटना में, राइट। उस साइज की सिटी में शायद ही कहीं उतने फ्लाईओवर्स होंगे, यू विल बी लॉस्ट इन द मेज ऑफ फ्लाईओवर्स दैट हैव बीन बिल्ट। तो जब इतना मैसिव लेवल इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता कि वो पुल गिरा तो जिसने भी बनाया और जिसने भी उसको किया तो ऑफ कोर्स दे शुड बी टेकन टू टास्क, डिबार्ट जो भी होना चाहिए, लेकिन उससे आप फिर डिफाइन नहीं कर सकते कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल काम ही वहां का बेकार है, क्योंकि नहीं, दूसरी तरफ आपको दिखता है कि जो कनेक्टिविटीज हुई हैं दैट इज वंडरस। अब सर इलेक्शन आने वाला है बिहार का, तो एक बार अलग अलग जो अभी इस समय मुद्दे चल रहे हैं उस पर एक बार मुद्दे या अलग अलग पार्टी की कंडीशंस पे एक बार चर्चा करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। अभी आपको क्या लगता है अपकमिंग इलेक्शन में आरजेडी की पोजीशन कैसी है? क्योंकि आरजेडी में जो भी मुझे चीज दिख रही है कि भी लालू जी पे जो सब कुछ था, लालू जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, उनके बेटे हैं, एक बेटे वर्क कर रहे हैं पर दूसरे बेटे पे अभी रिसेंटली एक्शन लिया, उनके कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो अभी आरजेडी की पोजीशन क्या है और ये तेज प्रताप जी वाला मैटर क्या है, थोड़ा इस पे चर्चा करें। सी बिहार का इलेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग इस टर्म्स में है कि कम से कम 2005 के बाद आप कभी भी देख लें तो बिहार में 3 मेजर पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। 2 पार्टियां जिधर रहेंगी देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि वही जीतेगा, राइट। तो अभी भी, और जो इलेक्शंस होते हैं वो जनरली 2 गठबंधन के बीच में होती है, तो एनडीए बनाम जो इनका महागठबंधन है, एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है और भी कुछ कुछ छोटी पार्टियां हैं। हम करके एक पार्टी है जो मांझी जी की पार्टी है, एक चिराग पासवान की जो एलजेपी पार्टी है, ऐसी छोटी पार्टियां। उधर आप देखेंगे आरजेडी है, कांग्रेस है और कुछ कुछ छोटी पार्टियां जैसे लेफ्ट की पार्टियां हैं, एक सानी की पार्टी है वीआईपी करके, ऐसी छोटी पार्टियां। अभी के टर्म्स में बहुत फॉर्मिडेबल है जो एनडीए अलायंस अगेंस्ट, अगर आप देखेंगे आरजेडी का अपना वोट बैंक है, जैसे मैंने कहा वो अभी भी इंटैक्ट है, वो कुछ भी हो जाए वो वोट उनको जाता है, उनका जो माई समीकरण है उसका एक मेजर चंक उनको जाता है। लेकिन अगर आप जेडीयू बीजेपी को कंबाइन करें तो वो बहुत ज्यादा अभी उनसे आगे आपको दिखेंगे। आपने सही कहा कि लालू जी की तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती है, उनके जो बेटे हैं अब तेजस्वी, वो पार्टी को लीड करते हैं और अब वही फेस है पार्टी के उनके, और चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी डिफैक्टो आप उन्हीं को बोल सकते हैं। अभी के टर्म्स में अगर आप इलेक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत क्लियर मेरे को दिखता है कि एनडीए जीत जाएगी। दूसरा क्वेश्चन तेज प्रताप वाला मैटर। तेज प्रताप, अगर थोड़ी आप उनकी हिस्ट्री फॉलो करेंगे, थोड़े अजीबोगरीब इंसान हैं। लालू जी के दोनों बेटे, इनफैक्ट अगर आप थोड़ी उनकी हिस्ट्री में जाएंगे, दोनों ने स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की। एक ने 9वीं कक्षा में एक फेल कर गया, एक शायद 11वीं में फेल कर गया या उससे भी कम में शायद। तेजस्वी जो अभी लीड कर रहे हैं पार्टी को, इनफैक्ट उनका कहना होता है कि वो 9वीं तक इसलिए पढ़ पाए क्योंकि वो क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट के आप उनका अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे उठा के, और पब्लिकली अवेलेबल है, ये ESPN की साइट पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास एक मैच उन्होंने खेला है। तो झारखंड की तरफ से उन्होंने 7 मैचेस खेले। समझना मुश्किल नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे को झारखंड की टीम में जाना कितना मुश्किल होगा। एक उसमें से रणजी मैच है जिसमें स्कोर है 1 रन और 19 रन। 2 50 ओवर मैच है जिसमें स्कोर है 5 रन और 9 रन। 4 T20 मैच है जिसमें से एक में स्कोर है 3 रन और 3 में बैटिंग नहीं मिली। तो ये किस प्रकार का क्रिकेट खेलने के लिए किसी ने पढ़ाई छोड़ी होगी, सोच सकते हैं आप। आते हैं तेज प्रताप यादव पे। तेज प्रताप यादव पहली बार ये दोनों 2015 में इलेक्शन जीते। अब लालू जी के बेटे हैं तो डिप्टी सीएम बन गए। जो छोटे बेटे तेजस्वी, बड़े बेटे को बनाया गया एनवायरमेंट मिनिस्टर। जब वो ओथ ले रहे थे तो ओथ लेते समय 3 बार वो अटके, तो उनको 3 बार में ओथ दिलवाया गया किसी प्रकार से। तेज प्रताप यादव जब एनवायरमेंट मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि घुड़सवारी को प्रमोट करेंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। ठीक है, घोड़े पे चलना चाहिए लोगों को, तो एक उनका ये था। फिर बीच में बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें आप देखते हैं कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी शिव बन जाते हैं, कभी अध्यात्म में चले जाते हैं, कभी वो पायलट बन जाते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने लिख दिया था वो ट्विटर पे कि मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि मुझे भी सेवा देने का मौका दिया जाए, मैं ट्रेन्ड पायलट हूं।
फिर सबने पूछा यार कहाँ तुमने कब ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट डाल दिया ट्विटर पे, तो उस पे लिखा हुआ था टेलीफोन ऑपरेटर एट, तो टेलीफोन ऑपरेटर की कोई कुछ कोर्स था, और वो पायलट की ड्रेस पहन के फोटो वीडियोस, तो थोड़े अजीबोगरीब कैरेक्टर है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है इस पूरे प्रकरण में? इनकी शादी 2017 में शायद, जहां तक मुझे सही याद है, हुई। बिहार की एक और बहुत प्रतिष्ठित फैमिली है, दरोगा राय बिहार के एक चीफ मिनिस्टर होते थे, यादव जाति से ही आते। दरोगा राय के बेटे हुए चंद्रिका राय, जो लालू जी की सरकार में भी मंत्री थे। उनकी बेटी है ऐश्वर्या, उनसे शादी हुई इसकी। फिर शादी हुई और बहुत सारा ड्रामा हुआ, वो पब्लिक में आई जो ऐश्वर्या है, और उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने उन्हें मारा पीटा, बाल खींच के बाहर निकाला, खाने को नहीं देती थी। ऐश्वर्या ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए तेज प्रताप पे कि वो ड्रग्स लेते हैं एंड मारपीट करते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन ये मामला थोड़ा ठंडा हो गया था, फिर था कि ठीक है अब दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए, एंड यू नो दे आर गेटिंग डिवोर्स, प्रोसेस चल रहा है। अभी अब 2-3 दिनों पहले आता है, सबसे पहले तो उनके टाइमलाइन पे एक आता है कि ये व्यक्ति है एक अनुष्का यादव, और इनसे मैं रिलेशनशिप में हूँ पिछले 12 सालों से, और यू नो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। फिर वो पोस्ट थोड़ी देर में डिलीट हो जाता है, फिर वो पोस्ट फिर थोड़ी देर में आ जाता है, राइट, कि वही मेरा नाम है अनुष्का यादव और ये लड़की है अनुष्का यादव, इसके साथ मेरी फोटो है, 12 साल से रिलेशन है। फिर कुछ घंटों बाद उस पर सफाई आती है कि ये कुछ एआई जनरेटेड हो गया, तो हैक हो गया और ये हो गया, तो इस पे पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मामला जो समझ में आया वो यही है कि ये लड़की है अनुष्का यादव, जिसके साथ ही हैज बीन इन अ रिलेशनशिप। अब लोगों का कहना है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप, लोगों का कहना है कि अगर आप 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी उससे, राइट। फिर इन सब के बीच एक तीसरी लड़की का नाम सामने आने लगता है, निशु सिन्हा करके एक लड़की है, कि उस लड़की से भी शादी हो रखी है इसकी। फिर आने लगता है कि ये जो मालदीव्स के फोटो आ रहे हैं इसमें अनुष्का यादव इसके साथ नहीं है, एक्चुअली निशु सिन्हा इसके साथ है, और इसलिए उसने गुस्से में फिर सबको ये बता दिया और वो फोटोज और वीडियोज लीक कर दिए। तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया मैटर। अब इनफैक्ट अब थोड़े दिनों पहले जाएंगे तो साधु यादव जो राबड़ी देवी के भाई, क्योंकि अब वो फैमिली से अनबन हो गई है, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले ये बात कही हुई थी, एकदम एग्जैक्टली ये कोट किया था कि एक लड़की है अनुष्का यादव के बारे में और निशु सिन्हा के बारे में, कि जिसके साथ तेज प्रताप का ऐसा कुछ है। तो उस समय लोगों ने उतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब जब ये हो गया तो सब वो वीडियो फिर से वायरल होने लगा कि सबको पता था पटना में ये चीज। तो प्रॉब्लम है कि जब सबको पता था शहर में सब कुछ, उनकी फैमिली को तो ऑफकोर्स पता था, और जब पता था तो फिर ये शादी क्यों करवाई गई, और जब ये सब बात हुई तो फिर लालू जी ने एक नैतिक मूल्यों और सामाजिक संघर्ष के कारण को पार्टी से निकालते हैं। तब सबने बोलना शुरू किया कि ये जो नैतिक मूल्य और सामाजिक संघर्ष ये सब जो आप बोल रहे हैं, अगर आपको यही करना था तो आप पहले करते, पता तो आपको बहुत दिनों से ये होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपसे छुपा हुआ है ये चीज। तो अब जब ये बाहर आ गया तो आप ये करके दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल वाला मेथड है, क्योंकि एक ऐसे परिवार से आते हैं ये लोग जो काफी कंजर्वेटिव है, भले ही कितनी भी बात कर ले सामाजिक न्याय की, जाति तोड़ने की, वो उसमें बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उनकी जितनी बेटियां हैं, आज तक किसी की शादी उन्होंने दूसरी जाति में नहीं करी है ना। इनफैक्ट तेजस्वी यादव, उन्होंने जो शादी करी एक क्रिश्चियन लड़की से करी जिसका नाम है रेचल गुडीन्यू, और जब वो शादी करके आई तो उसका नाम उन्होंने बदल दिया और उसका नाम राजश्री यादव कर दिया ताकि उनके वोटर उनको कम से कम एक्सेप्ट कर पाए। तो अगेन वो इलेक्शंस दिख रहे हैं सामने, उनको दिख रहा है कि डैमेज नहीं होना चाहिए परिवार की इमेज को, पार्टी को, और इसलिए फिर ये सब ड्रामा किया जा रहा है। सर भी इस इलेक्शन में एक एंट्री और नहीं हुई है प्रशांत किशोर जी की। पहले तो जन स्वराज यात्रा की थी, अभी पार्टी भी बना दी है और अभी काफी एक्टिव लग रहे हैं कि अब हम ये करके दिखाएंगे। उनका क्या आपको रिलेवेंस लगता है, उनका और उनकी पार्टी का? देखिए, राजनीति में कोई भी नया व्यक्ति आए तो स्वागत योग्य होना चाहिए, कोई भी आए इनफैक्ट मुझे लगता है, क्योंकि बहुत जरूरत है हमारी राजनीति में भारत की कि नए और पढ़े लिखे युवा लोग आए, तो बहुत खुशी है कोई आता है। दूसरा, उन्होंने एक और अच्छी चीज जो करी वो ये करी कि उन्होंने बिहार को घूमा, उन्होंने एक पदयात्रा निकाली, घूमे हर जगह, सबसे बात करी, समस्याओं को समझने का प्रयास किया। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि कहीं एक कमरे में बैठकर बातें नहीं करी बल्कि घूम घूम के बात करी, वो अच्छी चीज है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं इलेक्शंस पे, कि इलेक्शंस में क्या रोल होने वाला है। दो चीजें, एक तो उन्होंने अपने जो पूरा उनका जो मॉडल है उसको दिखाने की कोशिश की सत्याग्रह की तरह, तो वो पदयात्रा कह रहे हैं उसको, जो अपना
पूरा सेटअप है, उसको आश्रम, सत्याग्रह आश्रम बना दिया है, राइट। तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी के पथ पर हम चल रहे हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है कि प्रशांत किशोर की आप पूरी टीम को अगर देखेंगे और पूरा सेटअप देखेंगे तो वो बहुत कमर्शियलाइज्ड है। उसका मतलब क्या है कि अगर आप पूरा जो साथ चलती है पूरी मशीनरी, उसको अगर आप देखेंगे तो पूरा एक टेंट का वो साथ में चलता है, खाना बनाने वाला साथ में चलता है, पूरे बर्तन साथ में चलते हैं, पूरा सेटअप साथ में चलता है। एक उनकी खुद की जो वैन है बड़ी वाली, वो साथ में चलती है, वहां पे लगाया, सेटअप किया। दूसरा, जितने लोग इन्वॉल्व है साथ में, ऑल ऑफ देम आर पेड, राइट, सैलरीड, सो एज टू से पीपल। जो ट्वीट कर रहा है वो भी पेड है, जो साथ में घूम रहा है वो भी पेड है, जो 100 बाइकें निकल रही है वो भी पेड है, हर कोई पेड है। पैसे से किसी को इंसेंटिवाइज करने लगते हो अपनी पार्टी में, तो फिर वो सही रीजन से नहीं रहेगा आपके साथ, वो इसलिए क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। वो तो पैसा कोई ज्यादा देगा तो वो कहीं और भी जा सकता है। करेक्ट। तो पहला प्रॉब्लम वहां पे है। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले बाई इलेक्शंस हुए थे बिहार में, 4 सीटों पे, विधानसभा की सीटों पे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि इस बार तो हम यहाँ का समीकरण बदल देंगे, लेकिन चारों सीटों पे हार गए। कुछ 10% वोट लाए, तो फिर वो कहने लगे कि ये जो 10% वोट हम लाए, ये हमारी सफलता है। आगे भी मुझे लगता है इसे अपनी पार्टी को कहीं भी स्टैब्लिश करने के लिए, लोगों में विश्वास जताने के लिए कि आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रुको, वहां पे काम करो और ऑर्गेनिकली ग्रो होने दो आप अपनी पार्टी को। उन्होंने, मुझे लगता है कि वो कमर्शियलाइज करके, वो तुरंत बड़ा करने के लिए उसका जो लर्निंग का होता है उसको बहुत छोटा कर दिया है और उसको पैसे से रिप्लेस करने की कोशिश की है, जो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में। इलेक्शंस में भी जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, वो तो कह रहे हैं कि सारी सीटों पे लड़ेंगे, कहीं कहीं वोट भी आएगी। जीतने की स्थिति में मुझे बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं दिखते हैं, तो वोट काटेंगे दूसरी पार्टियों का और उसके कारण जीत हार में थोड़ा बदलाव हो सकता है। खुद कितना सीट ले पाएंगे, वो सिंगल डिजिट से ज्यादा होगा, इसमें मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। सर, अब फाइनल अपन जाते हैं बीजेपी द इलेक्शन मशीन पे। अब बीजेपी की प्रिपरेशन पे बात करते हैं। इन बिहार सेंस भी बात कर सकते हैं, इन जनरल सेंस भी बात कर सकते हैं कि क्योंकि जैसे भी आपने स्टार्टिंग में कहा कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, वो एक जगह से खत्म दूसरी जगह तैयार। तो क्या ऐसी सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हैं जिससे बीजेपी इलेक्शन मशीन है और एक के बाद एक इलेक्शन जीतती जा रही है? प्लस क्या ऐसी चीज है कि जो ये कर रही है बाकी पार्टियां उसको कॉपी भी नहीं कर पा रही है? चलो, क्या होता है कि चलो अच्छा ये ऐसे जीते हैं हम भी करेंगे, पर वो बाकी पार्टियां कर भी नहीं पा रही है। तो व्हाट इज बीजेपी इज डूइंग डिफरेंटली? पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी का कैडर, राइट। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट, और वर्षों से खड़ी की गई है, राइट। एक विचारधारा से खड़ी की गई है, जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो वर्षों से जुड़े हुए हैं उसके साथ। जब पावर में नहीं भी थे तब भी थे साथ, ये भी समझिए आप कितना। आज तो पावर में है, एक सो कॉल्ड आज रिसोर्सेज है पार्टी के पास। 10 वर्ष के पहले चल जाएंगे तो पार्टी में कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट सबसे पहले वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो कैडर है बीजेपी की, और उसके कारण जब इलेक्शंस में आप जाते हैं तो जब इतना बड़ा कैडर आपके साथ उतरता है और बूथ तक वैसे लोग होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए और बोल पाए कि इस पार्टी को क्यों वोट देना है, तो आपकी ताकत ऐसी ही बढ़ जाती है। तो पहला वहां पे आता है। दूसरा, एज अ पार्टी आप देखेंगे कि बीजेपी कभी कंप्लेसेंट नहीं होती है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है अभी 15 राज्यों में सरकार है ना, तो 16वां जीते हारे क्या फर्क पड़ता, वो नहीं होता है। छोटे से छोटा राज्य जिसको आप शायद इनसिग्निफिकेंट बोल देंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक ही छोटा राज्य तो हार गया। बीजेपी के लिए छोटा राज्य नहीं है। हर एक राज्य से लेके यूनियन टेरिटरी से लेके पंचायत इलेक्शन तक मैं बोलूंगा पूरी जी जान से लड़ते हैं, राइट। जो अपना पूरा प्रोसेस है, इलेक्शन मशीनरी है। जब किसी भी स्टेट में हमारे इलेक्शन होता है तो बाकी राज्यों के जितने लीडर्स होते हैं सब वहां जाते हैं। हर राज्य से कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। एक एक विधानसभा में दूसरे राज्यों से आए हुए 4-4 लोग लगे होते हैं और सबको छोटे छोटे एरियाज दे दिए जाते हैं और वो उन एरियाज में घूम के काम करते हैं। आप देखेंगे कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है और पूरे देश के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे हुए हैं और अच्छे अच्छे लीडर्स, विधायकों को एक छोटा सा ब्लॉक दे दिया जाता है। तो एक विधायक एक ब्लॉक में घूम रहा है, दूसरे स्टेट का विधायक आके, राइट। तो वो देख रहा है कि वहां बूथ फॉर्म्ड है कि नहीं, वहां सारे काम हो रखे हैं कि नहीं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपना ठीक है कि नहीं, कोई इशू है क्या ग्राउंड पे, चेक कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, टेक्नोलॉजी के मामले में या नए मेथड्स को अडॉप्ट करने के मामले में बहुत प्रोग्रेसिव है, राइट। सोशल मीडिया का यूज
अब तो ठीक है, सारी पार्टियां करीब करीब कर लेती है, लेकिन तब स्टार्ट किया जब बाकी पार्टियां सोच नहीं रही थी उस पर। कुछ कुछ कैंपेनिंग मेथड्स आप देखेंगे जो हमने यूज किया है, वो बाकी पार्टियां उस समय तक सोचती ही रह गई। अगर आप 2014 का चाय पर चर्चा ही देख लेंगे तो बाकी पार्टियां सोच भी नहीं पाई थी उस समय तक। या जो वर्चुअल 3D रैलीज थी, दूसरी पार्टियां सोच भी नहीं पाई थी उस समय तक। तो उसका प्रोग्रेसिवनेस, वो एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर भी, नए आइडियाज, इस तरह के नए थॉट्स पे, डेटा पे बहुत काम करते हैं हम, राइट। डेटा को यूज करना, चर्न करना, किस प्रकार से उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, उस पर बहुत काम होता है। दूसरा मुझे लगता है कि विचारधारा भी बहुत मैटर करती है। अगर आप ये सब चीजें करते हुए गलत विचारधारा को प्रमोट करेंगे तो लोग आपको नहीं जुड़ पाएंगे। तो जो एक नॉर्मल बिलीफ विचारधारा में वो डेविएट नहीं हुई है पार्टी। वो जब जनसंघ थी, वो जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, आप देख लीजिए जो हमारे मुद्दे कुछ कुछ अभी पूरे हुए, वो कब के मुद्दे हैं? वो 80 के दशक के मुद्दे हैं। राम मंदिर कब का मुद्दा है? धारा 370 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुद्दा था जब जनसंघ फॉर्म हुआ था। वो अब तक हमारा मुद्दा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम जो आज बात करते हैं, आज का मुद्दा नहीं है, वो 35 वर्षों से हमारा मुद्दा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि मुद्दों में एक यूनिफॉर्मिटी है, किस चीज के लिए स्टैंड करती है वो पार्टी, वो बहुत क्लियर है। विज़ सम अदर पार्टीज, लेट्स से आज के कांग्रेस से अगर आप पूछेंगे कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, तो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएगी। वो अगेंस्ट बोल सकती है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बीजेपी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन आप बोलिए कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल, वो डिफाइन करना मुश्किल है। तो मुझे ये जो विचारधारा की कंटिन्यूटी भी है ना, तो उस प्रकार के लोगों को साथ में जोड़ के रख पाई हमेशा से। सर, बूथ लेवल मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सोशल मीडिया पे नैरेटिव? दोनों में से अगर अपन उसको दे तो, वेटेज दे तो? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्जर स्केल पे आप क्या नैरेटिव बना रहे हो, लेकिन अगर आप नैरेटिव बना के छोड़ देंगे ना, क्योंकि फाइनल एग्जीक्यूशन किस दिन होता है? वोटिंग के दिन होता है। अगर वोट नहीं पड़ा तो उसका कोई काम नहीं आया। तो आखिरी व्यक्ति अगर वोटिंग के दिन वहां खड़ा रहे कि हर वोटर जो आ रहा है बात नहीं कर रहा है, उसको पर्ची नहीं पहुंचा रहा है, मदद नहीं कर रहा है, अगर वोट ही नहीं पड़ा तो नैरेटिव कुछ नहीं कर पाएगा। और बूथ लेवल कार्यकर्ता तब तक कन्विंस नहीं कर पाएगा जब तक नैरेटिव नहीं अच्छा बना हो। बोथ आर इंटरलिंक्ड। सर, एक और चीज ये है, मतलब ट्रिक क्वेश्चन आप कह सकते हो, बीजेपी इज डूइंग गुड वर्क, हर स्टेट जीत रही है, बंगाल में रिजल्ट उतने अकॉर्डिंगली नहीं आ पाते। बंगाल में चाहे उनकी क्या स्ट्रेटेजी है ममता बनर्जी की, या कि जिसकी वजह से वहां पे बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है? बंगाल बहुत पिकुलियर है। देखिए, बंगाल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन्फिल्ट्रेशन का, ठीक है। अब बंगाल की डेमोग्राफी देखिए, बंगाल में अभी करीब 27% पॉपुलेशन जो है अल्पसंख्यक पॉपुलेशन है, राइट। 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इन्फिल्ट्रेशन ये सब को अकाउंट करने लगेंगे, जो घुसपैठ हुई है बांग्लादेश की तरफ से, तो 30% आप आराम से मान लीजिए। अब ये 30% वोट बैंक जो है, ये ममता जी का वोट बैंक है, पूरा एकदम सॉलिड। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर से जो भी और भी वोट्स आए उनको। इस केस में अनलेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ द हिंदू वोट्स, एकदम बहुत सॉलिड, जब तक नहीं होगा तब तक आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि 30% इज कैप्टिव वोट बैंक है उनका। तो वहां पे ये प्रॉब्लम। अब दूसरी बात क्या है कि ममता बनर्जी डज नॉट रियलाइज, और शी रियलाइजेस, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, टू बी इन पावर, देखिए वो हर कुछ कर रही है पॉसिबल टू हेल्प दीज जो भी अपने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। इनफैक्ट अभी एक बिल आया था पार्लियामेंट में, और उस पर जवाब देते हुए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने बताया कि जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, उसमें से करीब 500 किलोमीटर का बॉर्डर अभी तक ऐसा है जो अनफेंस्ड है, जो फेंसिंग नहीं हो पाई है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बंगाल सरकार वहां पे जमीन नहीं दे रही है फेंसिंग करने के लिए। और उन्होंने आंसर किया, ये आंसर है लोकसभा के पटल पे, कि 10 बार उन्हें लेटर भेजा जा चुका है यहाँ के सेक्रेटरी के द्वारा, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को। 7 बार मीटिंग्स हो चुकी है इस विषय पर, और वहां पे लैंड नहीं दी जा रही है। और जब भी केंद्र सरकार के जो एजेंसीज वहां पे जाके फेंसिंग का काम शुरू करने की कोशिश करती है, तो लोकल वहां पे जो भी गुंडे हैं या टीएमसी के लोग हैं, वो आके वहां पे करने नहीं देते। तो इस हद तक जाके करना कि मैं सरकार में बने रहूं, बट देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, और ये बढ़ता ही जाएगा, ये घटने वाला नहीं है। तो आज के फायदे के लिए और सरकार में रहने के लिए मुझे लगता है कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो बंगाल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोग हम नहीं देख पा रहे। 5 साल 10 साल के बाद बंगाल इज गोइंग टू बी इन अ वेरी पुअर कंडीशन।
सर अभी एक मुद्दा हो रहा है, जैसे भी आपने सेंट्रल की बात की, तो वन नेशन वन इलेक्शन एक जो मुद्दा है जिसकी बात रही कि आप ऐसा करेंगे, इसके करने के फायदे सब लोग गिना रहे हैं कि भाई ठीक है, इससे इलेक्शन का खर्च बच जाएगा, बार बार की टेंशन मिट जाएगी। बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है या फिर जो सामने विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अरे इससे तो बीजेपी चाहती है कि हम तो सब जगह इलेक्शन करा के एक साथ ही सब स्टेट जीत लें। तो ये इसमें पक्ष विपक्ष क्या है, मतलब व्हाट इज द एजेंडा और क्या है इसका पूरा गेम? फायदे सबने गिना दिए हैं। एक तो कॉस्ट तो है ही, दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा उसका है वो ये है कि इलेक्शंस के पहले जो मॉडल कोड लगता है, राइट, जिसमें आप कोई भी सरकारी फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकते, न्यू इनिशिएटिव्स नहीं ला सकते। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में हर वर्ष देख लीजिए मल्टीपल राज्यों में इलेक्शंस होते हैं। तो अगर हर वर्ष मल्टीपल राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं और हर जगह 3-3 महीने के लिए काम ठप हो रहा है, और मॉडल कोड के समय तो खैर ठीक है, वो काम रुकते ही हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके 3 महीने पहले से शांत पड़ जाती है कि अच्छा अब तो इलेक्शन होने वाला भी छोड़ दो, अब तो इलेक्शन होने वाला भी छोड़ दो। तो एक्चुअली पूरे 6 महीने का, फिर नई सरकार बनती है तो फिर नए काम शुरू, तो 6 महीने का साइकिल है हर बार। और वो 3 महीने और कि भाई अभी तो पुराने आदमी हटेंगे, हमारे आदमी आएंगे, सर डिपार्टमेंट है, मंत्रिमंडल है, करेक्ट, तो वो जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है, और देखता हूं मैं बहुत सारे स्टेट्स में आधे इनिशिएटिव्स इसी कारण से रुक जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर आधा गिव अप कर देता है, अच्छा अभी तो काम करने का कोई फायदा नहीं है, बिल नहीं निकलेगा, फिर नई सरकार वाले आएंगे तो अलग कमीशन मांगेंगे, बहुत सारे ऐसे वो फायदे। दूसरा जो इसका काउंटर है कि साथ में इलेक्शंस होंगे तो वो जीत जाएंगे। अब देख लीजिए बहुत सारे स्टेट्स का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। मैं अपने झारखंड का आपको एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे लोकसभा इलेक्शंस हुए मई में, हमने 9 सीटें जीती 14 में से, ठीक है। उसी दिसंबर में हमारे यहाँ विधानसभा इलेक्शंस हुए, जेएमएम और कांग्रेस ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ गई। आप उड़ीसा में देख लीजिए, राइट, उड़ीसा में पिछली बार का आप इलेक्शंस देखेंगे, बीजेपी लोकसभा मेजरली जीत गई थी और फिर नवीन पटनायक सरकार में आ गए थे, इस बार फिर हम आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स आप देखेंगे। आप दिल्ली देख लीजिए ना, दिल्ली देख लीजिए क्या होता है लोकसभा विधानसभा में, इस बार का रिजल्ट अलग, पिछली बार का देख लीजिए 7 में 7 लोकसभा में जीत गए और उधर केजरीवाल 67 जीत जाते हैं 70 में। सो डेटा इसको सपोर्ट नहीं करता है। नैरेटिव वाइज आप भले बोल सकते हैं, तो अक्रॉस स्टेट्स आप इस चीज को देखिए, डेटा वाइज आप देखेंगे नहीं, तो वोटर अब ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है कि लोकसभा में किसको वोट करना है, विधानसभा में किसको वोट करना है, पंचायत में किसको वोट करना है, तो दे नो द डिफरेंस। सर रीजनल पार्टीज का होना इलेक्शन में इट्स गुड और नॉट, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करें 2 पार्टी होती है, वही इनके बीच में होता रहता है। अभी अपने क्या 2 पार्टी सेंट्रल में, उसके अलावा छोटी मोटी पार्टीज हैं और हर स्टेट में 2-2 तो 4-4 पार्टी रीजनल है। ये ठीक है या नहीं है कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए? सी रीजनल पार्टीज कहीं कहीं पे हेल्पफुल होती है, क्यों? क्योंकि वो उस स्टेट के एजेंडा को फर्दर करती है। स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज होंगे उसको उठाएगी, स्टेट के लिए बात करेगी, तो उस सेंस में बेनिफिशियल है। लेकिन कितने रीजनल पार्टीज होनी चाहिए? पार्टीज जहां भी मुझे लगता है नैरो इंटरेस्ट पे अगर आने लगी, वहां ज्यादा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कास्ट बेस्ड जब पार्टीज होने लगती है, बिहार में ज्यादातर आप पार्टीज जो देखेंगे सारे कास्ट बेस्ड है। आरजेडी का अपना कास्ट बेस है, जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी अपना कास्ट बेस है, मांझी जी की पार्टी है अपना कास्ट बेस है। जितनी पार्टीज है करीब करीब आप सबका देख लीजिए, एक एक कास्ट उन्होंने पकड़ लिया और उस कास्ट के बेसिस पे वो पार्टी बना देते हैं। वहां पे दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द स्टेट, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन कास्ट। और ठीक है, और थोड़े थोड़े कुछ और कास्ट के वोट आ गए तो 2-4 सीटें जीत गई तो कुछ कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी है क्या, किस चीज के लिए स्टैंड करती है। अगर वो एक्चुअली रीजनल एस्पिरेशंस के लिए स्टैंड करती है, उसके बेनिफिट के लिए स्टैंड करी, तो अच्छी बात है, वो सही फोरम्स पे आवाज उठाएगी अपने प्रदेश के लिए, अपनी जगह के लिए। लेकिन अगर वो नैरो इंटरेस्ट के लिए, एक ग्रुप के लिए, कुछ लोगों के सीट जीतने के लिए, एक जाति के लिए अगर वो पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो उसका एग्जिस्ट करना was not good. I would say last and the most important question would say, जो सबके दिमाग में चलता है, मोदी जी को सक्सीड कौन करेगा? मोदी जी जब भी रिटायर होंगे, जब भी छोड़ेंगे, पद से हटेंगे, कौन सक्सीड करेगा? अमित शाह जी या योगी जी? I don't think I have the answer to this question. मुझे लगता है कि अभी मोदी जी is going to continue in spite of all. He will continue, but 5 years down the line, 10 years down the line, 15 years down the line. See, it's very difficult to predict, क्योंकि क्या होता है पॉलिटिक्स में, and I'm not being political, I'm just being very honest here. क्या होता है पॉलिटिक्स में, उस समय क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल
12 में किसी ने नहीं सोचा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे बीजेपी के और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो आवाज उठने लगी, हर तरफ से वो कॉर्नर से आवाज आने लगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। फिर 14 में अचानक से हुआ कि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए, फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या कंडीशंस इमर्ज हो रही हैं कंट्री में उस समय। सेकंड, प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुनना सिर्फ और सिर्फ पार्टी का प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता है। कई बार मोदी जी का प्रधानमंत्री चुनना इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि पार्टी के कुछ नेता चाहते थे, इसलिए भी हुआ क्योंकि ग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। ग्राउंड से लोग बोल रहे थे कि यार इस व्यक्ति को लेके आओ। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स कि उस समय पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, पार्टी में क्या है, आम लोगों में जमीन पे क्या आवाज उठ के आ रही है, विपक्ष में कौन से लोग हैं, किस मुद्दे पे कौन बात कर रहा है। तो टू अर्ली टू स्पीक 5 years डाउन द लाइन। बिकॉज योगी जी के बारे में बात इसलिए ज्यादा होती है कि बहुत सारे पैरेलल्स दिखते हैं मोदी जी और योगी जी में कि अच्छा मोदी जी और योगी जी का कंपेयर करें तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी इन्होंने गुजरात मॉडल किया, यूपी मॉडल किया, इसको डेवलप किया, उसको किया, ये हिंदू, तो इसलिए ज्यादा आवाज उनकी उठती है। सो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ही इज अ ग्रेट लीडर और उत्तर प्रदेश का जो इमेज बनाया है उन्होंने वो मतलब सुपीरियर है। तो आप पूछेंगे दावेदार है, बिल्कुल है दावेदार, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अभी जैसे 27 में यूपी इलेक्शंस होंगे, हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। फिर से अगर वो जीत के आते हैं तो दावेदारी और ज्यादा हो जाएगी, क्या मतलब तीसरी बार। करेक्ट। तो हेंस जब वो ट्रांजिशन आए उसके 1 साल का पीरियड में क्या हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम बनने से साल भर पहले सब कुछ डिसाइड हुआ क्या है क्या नहीं, मोमेंटम की बात है। तो सर मृत्युंजय जी, मजा आया, हमने बहुत सारी बिहार पे, देश पे, कौन सा टॉपिक इसमें था जिसको हम और ज्यादा एलोबरेट करें, या कौन सा नया टॉपिक था जो कवर नहीं किया जिसको हमको अगली बार कवर करना चाहिए, प्लीज टेल मी। और इसी के साथ थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।